स्टूडेंट्स, क्लास 10 की मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 की मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पढ़ने जा रहे हैं। और उसके लिए हमें क्लास 9 के लीनियर इक्वेशंस यानी रैखिक समीकरण के टॉपिक को रिकॉल करना पड़ेगा। वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। तो आइए एक बार रिकॉल करते हैं कि लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण क्या होते हैं। तो ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, जहां पर यानी वेयर a b c ये नियतांक कॉन्स्टेंट्स है, जहां ए बी सी क्या है, कांस्टेंट होने चाहिए। तो इसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स यानी रैखिक समीकरण दो चर वाले। अच्छा, अब इसमें उदाहरण ले लेते हैं। बहुत सारे उदाहरण हमें मिल जाते हैं। जैसे एक है 2x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0। ये एक रैखिक समीकरण है जो टू वेरिएबल्स में है। x और y यहाँ पर दो वेरिएबल्स यानी चर राशियां हैं, और 2, 3 और 12 यहाँ पर अगर इसकी तुलना करें, कंपेयर करें तो a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 3, c इक्वल्स टू 12। ये सारे के सारे नियतांक यानी कॉन्स्टेंट्स हैं। रियल नंबर भी कह सकते हैं इसको आप, रियल नियतांक भी कहते हैं, वास्तविक नियतांक भी कहते हैं इसको। तो ये रियल नंबर्स होने चाहिए सारे। तो 2, 3 और 12 ये सारे के सारे नियतांक कांस्टेंट यानी रियल नंबर्स। तो इसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन से टू वेरिएबल्स। अच्छा, अब इसके हम सॉल्यूशन यानी इसके हल की बात करते हैं। तो सॉल्यूशन और हल का मतलब क्या होता है कि वेरिएबल यानी चर राशि के वो मान, वो वैल्यूज जिनको अगर हम इस इक्वेशन के लेफ्ट साइड में रख दें तो राइट साइड के इक्वल आ जाना चाहिए, यानी सेटिस्फाई करना चाहिए, इस इक्वेशन को संतुष्ट करना चाहिए। तो अब हम करते क्या है कि अगर सपोज हमें ये चेक करना हो कि x और y का मान दिया और आपको देखना हो कि ये सॉल्यूशन है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, x और y का मान यहाँ पर पुट करते हैं। तो एक वैल्यू हम लेकर के यहाँ पर देखते हैं। सपोज x इक्वल्स टू -3, y इक्वल्स टू -2 रख देते हैं जरा इसके LHS में। तो LHS ले लेते हैं 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू -2 प्लस 12। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 2 इंटू -3 -6 हो जाएगा, 3 इंटू -6 हो जाएगा प्लस 12। ये -12 प्लस 12 और ये इक्वल और अपोजिट है यानी कैंसिल होकर के 0 आ जाएगा, और यही हमारा RHS है। मतलब ये इसको संतुष्ट कर रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि x इक्वल्स टू -3, y इक्वल्स टू -2 इसका एक हल है, यानी सॉल्यूशन है। तो हम ये कह सकते हैं कि x इक्वल्स टू -3, y इक्वल्स टू -2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। तो इस रैखिक समीकरण का ये एक सॉल्यूशन है। अच्छा, इसको ज्यामिति यानी ग्राफिकली हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि हम लोगों ने क्लास 9th में ग्राफ प्लॉट किया था, और उससे हम ये समझ सकते हैं कि जो भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के होते हैं वो हमेशा एक सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम इसको ग्राफ बनाना चाहें तो इसका ग्राफ हमें एक स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा मिलता है। और ये जो सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, इसको x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट है, इसको अगर हम कोऑर्डिनेट के रूप में लिखें तो आएगा -3 -2। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक बिंदु हो गया यानी पॉइंट हो गया। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये पॉइंट इस लाइन पर लाई करेगा, यानी उस लाइन पर लाई करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि -3 -2 इस लाइन का या इस सरल रेखा का एक बिंदु है। तो ऐसे कितने बिंदु इस सरल रेखा पर होंगे? ऐसे अनंत बिंदु होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। तो इसका मतलब क्या निकला, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अगर एक ही लेते हैं हम तो इसके कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे? अनंत, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आर देयर। क्यों? क्योंकि ग्राफिकली ये एक सरल रेखा रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। स्ट्रेट लाइन पर लाई करने वाला हर एक बिंदु इसका सॉल्यूशन होता है। और चूंकि एक सरल रेखा या स्ट्रेट लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, इसलिए सॉल्यूशन भी कितने होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 9 की क्लास में।
और अब हमें क्लास 10th में क्या पढ़ना है, यहाँ पर टॉपिक के हेडिंग से क्लियर हो रहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पेयर, तो पेयर का मतलब होता है दो, और यहाँ पर हम लेंगे टू वेरिएबल्स के युग्म यानी पेयर, तो वहां पर यहाँ पर हम दो लीनियर इक्वेशन साइमल्टेनियसली एक साथ लेकर चलेंगे। तो अब हम लीनियर इक्वेशन का पेयर ले लेते हैं। तो एक इक्वेशन लिखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। तो यहां के जो नियतांक हैं वो a1, b1 और c1 है। अच्छा, दूसरा इक्वेशन लिख लेते हैं, इसको हम कर देते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो पहला इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और सेकेंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब इनको अगर हम एक साथ लेते हैं तो इसी को हम कहते हैं पेयर या युग्म। अब हम बात करें अगर इसके सॉल्यूशन की, तो अब इसका सॉल्यूशन या इसका जो हल होगा उसका क्या अर्थ निकलेगा। अगर एक लेंगे आप तो x और y के वो वे वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो इसके सॉल्यूशंस होंगे। इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। यहां सेकंड पर आते हैं, इसमें x और y की वे वैल्यूज जो इसको सेटिस्फाई करेंगी वो इसके सॉल्यूशंस होंगे, इसके भी इनफाइनाइट होंगे। अब इन दोनों के सॉल्यूशन का मतलब क्या है, या इस पेयर के सॉल्यूशन का मतलब क्या है? तो इसका अर्थ ये हुआ x और y की ऐसी वैल्यूज जो दोनों को सेटिस्फाई करती हैं साइमल्टेनियसली एक साथ, इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे, यानी दोनों में कॉमन सॉल्यूशन जो है वही इस समीकरण के युग्म का हल होगा। तो उसके लिए हम संभावना पर अगर विचार करें और सोचें ग्राफिकल तरीके से, ग्राफी विधि द्वारा, तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हम मान लेते हैं कि हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। कुछ ग्राफ पर हमें ऐसी संभावनाएं दिखाई। अब सपोज कि फर्स्ट इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने वाली स्ट्रेट लाइन ये आ रही है, ये थी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। फिर इसके बाद हमने सेकेंड लाइन ड्रॉ की, यानी इस इक्वेशन के लिए लाइन ड्रॉ की। सपोज मान लेते हैं ये है लाइन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो अब ध्यान दें थोड़ा सा, इस तल पर यानी इस बोर्ड को अगर हम प्लेन मान लें तो इस प्लेन पर दो स्ट्रेट लाइन बनी हुई है। तो दो सीधी रेखाएं या सरल रेखाओं के किसी एक प्लेन पर होने पर कितनी संभावनाएं हो सकती हैं? तीन मुख्य संभावनाएं हो सकती हैं। पहली संभावना ये है कि ये दोनों लाइंस आगे प्रोड्यूस कर दें तो ये किसी एक पॉइंट पर कट कर जाएं। जैसे इस केस में ये दोनों लाइन किसी एक पॉइंट पर ही कट करेंगे, इसके अलावा वो किसी और पॉइंट पर कट नहीं करेंगे। तो पहली संभावना ये है कि हमें जो लाइंस मिलेंगी वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, यानी एक दूसरे को काटने वाली लाइंस होंगी। और अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं तो उस केस में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस यानी जो हल होंगे वो सिर्फ और सिर्फ एक होगा। कारण जिस बिंदु पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं वो बिंदु पहली रेखा पर भी स्थित है, दूसरी रेखा पर भी स्थित है, कॉमन बिंदु है दोनों का, यानी इसका भी सॉल्यूशन है और इसका भी सॉल्यूशन। इसके जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो इसका भी सॉल्यूशन होंगे और इसका भी सॉल्यूशन होंगे। मान लेते हैं कोऑर्डिनेट्स कुछ ऐसे आ रहे हैं DE, x कोऑर्डिनेट D आया और y आया E, तो x इक्वल्स टू D और y इक्वल्स टू E इस सिस्टम का सॉल्यूशन होगा, यानी पेयर का यानी युग्म का सॉल्यूशन होगा, हल होगा। तो कितने यहां पर सॉल्यूशन हमें मिलेंगे? एक, सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, यानी इस केस में हमें एक हल मिलेगा। केवल, बल्कि ऐसा कह दें कि केवल एक हल मिलेगा होगा। इंग्लिश में इसको हम कह सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन। इन दिस केस सॉल्यूशन इज यूनिक। यूनिक यानी एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा।
तो अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं, यानी इनको कह सकते हैं आप इंटरसेक्टिंग लाइंस या प्रतिच्छेदी रेखाएं, तो अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग है या प्रतिच्छेदी है, एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रही हैं, तो फिर सॉल्यूशन इसका कितना होगा? सिर्फ एक होगा, यानी यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। दूसरी पॉसिबिलिटी यानी सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि सपोज हमने इस लाइन का ग्राफ प्लॉट किया, वो हमें कुछ ऐसी स्ट्रेट लाइन मिल गई, और एक सेकंड लाइन को अगर हमने ड्रॉ किया तो वो लाइन कुछ ऐसी आ रही है। अब हमने ये देखा कि इनको हम आगे बढ़ा दें तो कहीं पर भी एक दूसरे को काट नहीं रही हैं, बल्कि ये कैसी रेखाएं हैं? पैरेलल यानी समांतर रेखाएं हैं। ये दोनों रेखाएं कैसी हो गई? हमें मिल गई समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस। तो अगर समांतर रेखाएं मिल रही हैं, पैरेलल लाइंस मिल रही हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर कभी भी कट नहीं करेंगी। और अगर ये दोनों किसी को किसी भी बिंदु पर नहीं काटेंगी तो इसका अर्थ क्या हुआ कि इनका कोई भी कॉमन सॉल्यूशन हल नहीं मिलेगा, अर्थात इस सिस्टम में कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी हल नहीं होगा। तो अगर हमें समांतर रेखाएं मिलती हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि कोई हल नहीं, मतलब इस सिस्टम का कोई भी हल नहीं होगा, यानी नो सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन यहां पर एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि हमें जो रेखाएं मिल रही हैं वो पैरेलल मिल जा रही हैं, यानी समांतर रेखाएं मिल रही हैं, तो कोई भी हल एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक थर्ड पॉसिबिलिटी भी है, तीसरी संभावना भी है कि अगर हमने एक लाइन ड्रॉ करी, सपोज मान लेते हैं हमने ये लाइन ड्रॉ की कुछ ऐसी, ये है, ये लाइन है फर्स्ट लाइन जिसका समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और सेकंड दूसरी लाइन हमने ड्रॉ की, दूसरी लाइन हमें कुछ ऐसी मिल रही है, ये है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब अगर इन लाइंस को हमने आगे प्रोड्यूस किया तो ये देखा कि ये दोनों लाइंस एक ही पर जाकर मिल गई, यानी सेम एक ही स्ट्रेट लाइन। इसको अगर आगे प्रोड्यूस कर दे रहे हैं तो ये बन जा रही है, इसको आगे प्रोड्यूस कर दे रहे हैं तो ये पूरी इसी लाइन पर आ जा रही है, यानी इन रेखाओं को हम लोग कहेंगे संपाती रेखाएं, कोइंसिडेंट लाइन। तो अगर रेखाएं संपाती या कोइंसिडेंट लाइन से हमें मिल रही हैं, एक ही स्ट्रेट लाइन मिल रही है, तो फिर हम ये कह सकते हैं, अब आप सोचिए जरा, अगर हमें कोइंसिडेंट लाइन यानी संपाती रेखाएं मिली तो हो क्या रहा है कि इस लाइन के हर एक बिंदु इस समीकरण का हल है। तो इस पर कितने बिंदु हैं? अनंत है, और ये सारे के सारे ये सारे भी इसी के बिंदु हैं। इसी तरह से इस रेखा पर स्थित सारे बिंदु इसके हल होंगे, तो ये भी सारे बिंदु इसी पर आ जाएंगे। तो इसका क्या अर्थ निकल रहा है? इसके और इसके सारे पॉइंट्स कॉमन है, यानी इनके सारे बिंदु ही कॉमन है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इन दोनों के हर एक बिंदु को ही हम इसका सॉल्यूशन कहेंगे, सिस्टम का सॉल्यूशन कहेंगे। तो रेखाओं पर बिंदु टोटल होते कितने हैं? इनफाइनाइट होते हैं, अनंत होते हैं। इसका अर्थ निकला कि यहां पर हल कितने होंगे? इस केस में अनंत हल होंगे, यानी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कह सकते हैं इसको, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट्स। तो ये केस हो रहा है थर्ड, जिसमें हमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो दो केस यहां पर बने हैं जिसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, यानी जिसमें हल मिल रहे हैं आपको, चाहे वो यूनिक मिले, एक ही मिले, तो ऐसे सिस्टम को जिसमें यूनिक सॉल्यूशन यानी एक हल या अनंत या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलते हैं, उस सिस्टम को हम लोग कंसिस्टेंट यानी संगत समीकरण युग्म कहते हैं। तो कंसिस्टेंट और संगत का अर्थ हुआ कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, हल होगा। वो या तो यूनिक हो सकता है, केवल एक हो सकता है, या एक से अधिक अनंत सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। और एक केस ऐसा मिल रहा है जिसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है।
तो ऐसे समीकरण युग्म को हम असंगत समीकरण युग्म या इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं। तो बहुत क्लियर कट यहां पर समझने वाली बात है कि अगर यूनिक यानी हम कह रहे थे प्रतिच्छेदी रेखाएं इंटरसेक्टिंग लाइंस, एक तो ये केस और दूसरा संपाती रेखाएं यानी कोइंसिडेंट लाइन, इन दोनों ही केस में प्रतिच्छेदी रेखाएं मिले या फिर कोइंसिडेंट लाइन मिले, इन दोनों ही केस में हमें जो सॉल्यूशन दिख रहा है वो एग्जिस्ट कर रहा है, अर्थात सिस्टम कंसिस्टेंट है यानी समीकरण युग्म संगत है। तो इन दोनों को केस में हम यहां पर लिखेंगे कि सिस्टम इज कंसिस्टेंट यानी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, समीकरण युग्म संगत है। और जो तीसरा केस, थर्ड केस बचता है वो क्या था, समांतर रेखाओं का केस। तो अगर हमें समांतर रेखाएं यानी पैरेलल लाइंस मिलती हैं, पैरेलल लाइंस अगर हमें मिलती हैं तो फिर हम इस सॉल्यूशन को कहते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो हम कहते हैं सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट यानी समीकरण युग्म असंगत है। तो संगत यानी कंसिस्टेंट के दो केस, एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस यानी कोइंसिडेंट लाइंस और एक यूनिक सॉल्यूशन वाला केस यानी प्रतिच्छेदी लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इनको हम कंसिस्टेंट कहेंगे। और एक जब पैरेलल लाइंस मिलेंगी तो कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसे हम कहेंगे कि सिस्टम असंगत। अच्छा, ग्राफिकल तरीके से तो हम पता लगा लेंगे कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं या कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, ये हम पता लगा लेंगे। लेकिन अगर हमें बिना ग्राफ ड्रॉ किए हुए और बताना हो इक्वेशंस को देख करके कि ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे या फिर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, अगर हमें ये चेक करना हो तो इसके लिए हमारे पास तरीका है कि हम इनके गुणांकों यानी नियतांकों के आधार पर भी ये निर्धारित कर सकते हैं कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, समीकरण युग्म संगत हैं या असंगत हैं। कैसे देखते हैं इसको। तो फर्स्ट केस ये है कि अगर a1/a2 बराबर b1/b2 ये अगर इक्वल नहीं है यानी a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, इस केस में यूनिक सॉल्यूशन यानी एक अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें ये पता लगाना है कि अद्वितीय सॉल्यूशन है या नहीं है, यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो भी समीकरण दिए गए हैं उनमें पहले गुणांकों को लिखेंगे, a1, b1 और c1 लिख लेंगे, फिर a2, b2 और c2 लिख लेंगे और फिर ये पता लगाएंगे, इनको कंपेयर करेंगे, रेशियोज फाइंड करेंगे और फिर देखेंगे ये अनुपात बराबर है या नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो फिर यूनिक सॉल्यूशन होगा। एक उदाहरण देख लेते हैं, यहाँ पर एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 2x - 3y + 5 = 0, 3x + 5y - 7 = 0। ये हमें एक सिस्टम दिया हुआ है, एक युग्म दिया हुआ है समीकरणों का और हमें पता लगाना है बिना सॉल्व किए हुए और बिना ग्राफ देखे हुए कि इसका सॉल्यूशन यूनिक होगा, अद्वितीय हल होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए हम करते क्या है, इसकी तुलना, जब पहले समीकरण की तुलना करेंगे हम, तो a1 x का गुणांक है यानी a1 के स्थान पर है 2, b1 y का गुणांक है तो y का गुणांक यहाँ पर -3 है, c1 है नियतांक यानी +5 है। इस पर आते हैं सेकंड पर, x का गुणांक a2 तो a2 हो गया 3, y का कोफिशिएंट क्या है 5 तो b2 हो जाएगा +5 और c2 है कांस्टेंट -7।
अब हम a1 अपॉन a2 फाइंड कर लेते हैं, जो कि 2/3 आएगा। a1 के प्लेस पर 2, b1 के प्लेस a2 के प्लेस पर 3, b1/b2 फाइंड कर लेते हैं। तो b1 अपॉन b2 करेंगे तो -3/5 आ जाएगा। तो क्लियरली ये दिखाई पड़ रहा है कि a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के। इसका अर्थ हुआ कि इसमें सोल्यूशन कितने होंगे, यूनिक सोल्यूशन होंगे, यानी केवल एक ही हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा इस केस में। तो बहुत आसानी से ये पता लगाया जा सकता है। फिर आते हैं सेकंड पर। तो सेकंड पॉइंट है, अगर मान लीजिए ये गुणांक बराबर आ गए, पहली पॉसिबिलिटी है कि दोनों बराबर नहीं होंगे, दूसरी पॉसिबिलिटी के इक्वल हो जाएंगे। अब इक्वल अगर ये हो जाते हैं तो क्या मिलता है इस केस में, तो हम फिर C1/C2 फाइंड करते हैं। तो अगर हमें ये C1/C2 तीनों को रेशियो इक्वल आ जाते हैं तो यहां पर अनंत हल होंगे, यानी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, अनंत हल होंगे। तो इसी तरीके से पता लगाया जा सकता है। अगर मान लीजिए यहां पर ये बराबर आ जाता तो हम C1/C2 भी फाइंड करते। अगर तीनों इक्वल आ जाएंगे तो अनंत हल होंगे, और अगर तीनों इक्वल नहीं है तो फिर हम आगे की संभावना देखते हैं। तो थर्ड पॉसिबिलिटी यहां से बनती है कि अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 तो इक्वल हो, लेकिन C1/C2 के इक्वल ना हो, तो इस केस में कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा, अर्थात नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो बहुत क्लियर सी बात हो रही है कि अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो एक अद्वितीय यूनिक सॉल्यूशन, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू C1/C2 इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, अनंत हल। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू C1/C2 कोई भी हल नहीं होगा, यानी नो सॉल्यूशन होगा। और ये चीज और आसानी से हम लोग समझ सकते हैं क्योंकि इसके पहले ग्राफिकल मेथड पढ़ चुके थे। तो अद्वितीय यानी यूनिक सॉल्यूशन के केस में जो लाइंस यानी रेखाएं थी वो प्रतिच्छेदी थी। तो हम एक बात और भी बता सकते हैं यहां से कि जो रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेदी होंगी। तो अगर आपको केवल इक्वेशन से बताना हो, ग्राफ भी ना प्लॉट करना, बताना हो कि यूनिक सॉल्यूशन है तो भी बता सकते हैं। आप ये भी बता सकते हैं कि अगर लाइन खींची जाएंगी तो वो प्रतिच्छेदी यानी इंटरसेक्टिंग होंगी बिना ग्राफ प्लॉट किए हुए। कैसे? बस गुणांकों के आधार पर। बराबर नहीं है तो रेखाएं प्रतिच्छेदी, क्योंकि दोनों की कंडीशन एक ही है, यूनिक सॉल्यूशन, रेखाएं प्रतिच्छेदी और ये कंडीशन। फिर इसी तरह से इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में जो लाइंस हमें मिली थी वो क्या मिली थी? संपाती रेखाएं, कोइंसिडेंट लाइंस मिली थी। तो ये अनंत हल बता रही है। तो इसका मतलब अगर हमें ये पता लगाना हो बिना ग्राफ प्लॉट किए हुए कि रेखाएं अगर हम बनाए तो कैसी बनेंगी, कोइंसिडेंट लाइंस आएंगी, संपाती रेखाएं आएंगी, तो क्या कंडीशन है? ये तीनों गुणांकों का अनुपात अगर बराबर है तो फिर वो रेखाएं कैसी आएंगी? संपाती होंगी या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। एक ही बात आ रही है। फिर यहां पर देखें अगर कोई भी हल नहीं है तो उस केस में हमें समांतर रेखाएं मिली थी, पैरेलल लाइंस मिली थी। तो अगर ये C1/C2 का अनुपात इक्वल नहीं है a1/a2 और b1/b2 के, तो फिर हम कहेंगे कि कोई भी हल नहीं होगा या रेखाएं कैसी बनेंगी? समांतर बनेंगी। तो इनसे ये क्लियर हो जा रहा है कि हम अभी इक्वेशन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हम बता सकते हैं, चाहे ग्राफ प्लॉट करके और या फिर इनके गुणांकों को की तुलना करके, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके, कि सॉल्यूशंस कितने एग्जिस्ट करेंगे या सॉल्यूशन होगा भी या नहीं होगा। तो ये बातें हम लोग बता सकते हैं। और इनको करने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर ये सीखेंगे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड्स कौन कौन से हम यूज करेंगे। एक मेथड तो हम लोगों को यहाँ से अभी मिल ही चुका है, वो है ग्राफिकल मेथड, यानी ग्राफी विधि द्वारा हम हल कर सकते हैं। उसके लिए हमें दोनों रेखाओं के ग्राफ खींचने होंगे, और अगर प्रतिच्छेद बिंदु एक मिलेगा तो फिर प्रतिच्छेद बिंदु ही उनका सॉल्यूशन होगा। उसमें हम x और y निर्देशांकों को पढ़ लेंगे, कोऑर्डिनेट्स को पढ़ लेंगे ग्राफ से और सॉल्यूशन बता देंगे। और अगर पैरेलल लाइंस आ जाती है, समांतर रेखाएं आ जाती है, तो लिख देंगे कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर कोइंसिडेंट लाइंस आएंगी तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्लास में हम इतना ही करेंगे। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है, उसके कौन कौन से मेथड हम